बच्चों, कैसे हैं आप सब? मजे में? चलिए, तो अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, याद है? आज उस क्वेश्चन का ही हम लोग आंसर ढूंढेंगे। एक बच्चा था, उसके ईयर लोब्स जो थे उसके फादर के कैरेक्टर से ट्रांसफर हुए थे, ना कि मदर के कैरेक्टर से। ओके, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मेंडल, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर देखेंगे, या फिर लाइफ ऑफ मेंडल आप कह सकते हैं। मेंडल साहब ने कई सारे लॉ दिए थे, उसके बाद हम लोग उनके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। So mother and father contribute equal quantities of जीन। जो मदर और फादर होते हैं बच्चों, ये इक्वल क्वांटिटीज ऑफ जीन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब जो गैमेट्स होते हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर। देन बनता है जो गैमेट होता है, उसके बाद उस गैमेट का फ्यूजन होता है तो वो बनता है जाइगोट। जाइगोट के पास मदर और फादर दोनों के इक्वल अमाउंट में कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, सो सी व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल then why different trait of the child? अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल है तो ट्रेड अलग क्यों हो जाता है ना? सवाल तो ये भी आता है, लाइक एन यहाँ से भी आ रहा है, एन यहाँ से भी आ रहा है, ये जो बनते हैं दे आर हेप्लॉइड। हेप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। ये एन मतलब होता है हेप्लॉइड और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। तो ह्यूमंस में जो होता है ये डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो गैमेट्स बनते हैं वो होते हैं हेप्लॉइड। उन्हें कहते हैं, उन्हें मतलब नंबर होता है n। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हेप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पूरा बराबर है ना, 46 है। अब जो गैमेट्स बनते हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनमें हाफ हो जाते हैं, मतलब 23 और 23 हो जाते हैं। तो 23 यहाँ से आता है, 23 यहाँ से कंबाइन होके बनता है 46 एंड दैट इज नोन एज डिप्लॉइड। ओके, सो बात आती है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल है तो ट्रेड अलग अलग क्यों? एंड इफ डिफरेंट ट्रेड देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रेड गोज ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स? पेरेंट्स से बच्चे में कितना ऑफ स्प्रिंग में उनके कैरेक्टर्स जाएगा, ये भी बात होती है। ओके, कई सारे क्वेश्चन है, कई सारे सवाल है, इन सवालों का जवाब कौन दे? तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास है एक बहुत ही महान साइंटिस्ट। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन 20 जुलाई 1822। एक बच्चा पैदा होता है 20 जुलाई 1822 1822 में। नाउ ही वेंट इन अ मोनेस्ट्री फॉर एजुकेशन। अपने एजुकेशन के लिए, अपनी स्टडीज के लिए ये मोनेस्ट्री चले जाते हैं। देन ही वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। फिर साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए ये यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। अब क्या होता है? he appeared in the examination for teaching certificate and failed। ये टीचर बनना चाहते थे। ओके, टीचर बनना चाहते थे तो इन्होंने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में ये फेल हो गए। टीचिंग सर्टिफिकेट इन्हें नहीं मिल पाया। नाउ बट द फेलियर डिड नॉट सप्रेस हिज zeal for scientific quest। बट इनका जो फेलियर था वो इनके साइंटिफिक क्वेश्चंस को सप्रेस नहीं कर पाया। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया, फेल हो गए तो छोड़ देते हैं वो, लेकिन इनके मन में जो सवाल उठ रहे थे उससे इन्होंने हार नहीं मानी। उन क्वेश्चंस को, उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ये फिर से वापस अपने मोनेस्ट्री चले गए। He went back to his monastery and start growing peas। मोनेस्ट्री चले गए और वहां पे ये पीस ग्रो करने लगे। इनके फादर फार्मर थे, ये भी पीस ग्रो करने लगे पी प्लांट पे। ओके, सो मेंडल साहब ने क्या किया कि मटर के पौधों पे रिसर्च की। इन्होंने कई सारे, मेंडल ब्लेंड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड वाज द फर्स्ट वन टू कीप काउंट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। मेंडल साहब एक पहले इंसान थे जिन्होंने मैथ्स को साइंस में ला दिया। ओके, इसके पहले मैथ्स और साइंस अलग अलग थी। जैसे आप जानते होंगे, ये जो आप पढ़ रहे हो ये बायो का पार्ट है। बायो में कहीं भी अभी तक मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये जो हेरिडिटी वाला पोर्शन आता है, जेनेटिक्स का पोर्शन आता है, यहाँ पे मैथ्स इंक्लूडेड है, क्योंकि मेंडल साहब ने बायो के अंदर मैथ डाल दी थी। और यही टॉपिक जो होता है बायो वाले बच्चों को परेशान कर देता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, बहुत ईजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। So these help him to arrive at the law of inheritance। ये इन्होंने कई सारी पीस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की, एक लंबे समय तक रिसर्च किया और उसके बाद इन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, दैट इज लॉज ऑफ
इनहेरिटेंस, कि कैसे कोई कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से बच्चे में आता है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर ही क्यों आता है, क्यों नहीं सारे कैरेक्टर्स आते हैं, इन सारे सवालों का जवाब इसी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में है। तो इन्होंने कुछ काम किया, काम करने के बाद अपने काम को इन्होंने पब्लिश किया, कुछ सालों तक इनके काम को कोई ध्यान नहीं दिया, बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी वही काम किया, फिर देखा कि मेंडल साहब ने पहले से ही काम कर रखा है, तब जाके इनकी स्टडीज को इंपॉर्टेंस दिया गया, फिर इनकी स्टडीज को एजुकेशन में शामिल किया गया, मतलब लोगों ने देखा कि क्या है, कैसे, क्या वो सही है या गलत है, क्रॉस चेकिंग हुई, उसके बाद उनकी रिसर्च को ऑथेंटिकेट किया गया और उसके बाद उनके पेपर पब्लिश हुए, फिर कुछ सालों बाद इसको एजुकेशन में भी ला दिया गया। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स के फील्ड में, ये जेनेटिक्स के फादर भी कहे जाते हैं और मेंडल साहब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने आप साइंस की फील्ड। ओके, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और अदर लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है और सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्यों आते हैं। ओके, सो आप देखते रहिए हमारा चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। ठीक है, गुड बाय।